इन साथियों, आशा करता हूँ आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि अब हमारे एग्ज़ाम का लगभग 1 महीना बाकी है, मतलब 1 महीने से भी कम समय बचा है और 2-4 दिन लास्ट के भी हटा दिए जाएँ सेंटर पर आने-जाने के, तो लगभग हमारे 20 से 25 दिन बाकी है ना? तो जल्दी से जल्दी हमें रिवीजन कर लेना है। जैसा कि हम पिछली 2 क्लासों में विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 क्लासें हम ऑलरेडी क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी तीसरी क्लास में। और ये क्लासें जो हैं वो मैं रात में मतलब शूट करता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब आवाज़ उस तरीके से या शोर-शराबा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्लास में। पॉइंट टू पॉइंट जितना मतलब क्वेश्चनों में दिया हुआ है, क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, तो जितना क्वेश्चनों में दिया हुआ है उतना हम मतलब रिवाइज़ करते हुए जाएँगे और ये रिवीजन आपको आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको काम आए। इसी के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की आखिरी क्लास है। हो सकता है इसमें थोड़े ज़्यादा सवाल हों, थोड़ी-सी लंबी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। इस क्लास में हम वायुमंडल की संरचना और ताप, इससे रिलेटेड सवाल, दूसरी पवनें और ये स्थानीय हवाएँ जो भी हैं, चक्रवात, बादल और वर्षा, है ना? और विश्व के घास के मैदान और जनजातियाँ, जो कि हमने मतलब क्लासों में पढ़ी होंगी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, अब हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मतलब आपको एक मतलब रिवीजन में पता भी चल जाएगा कि आपने टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, तो आप इसको प्लीज़ एक बार मतलब जहाँ से भी आपने क्लास ली थी, वहाँ से अगर मिस हुआ हो, तो एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लें, ठीक है? चलिए पहला सवाल देख लेते हैं आज की क्लास का। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सी गैस पाई जाती है? तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, लगभग 78% है ना? और ये 21% टोटल 79 हो जाता है और बचे 1% में बाकी सारी गैसें पाई जाती हैं ना? तो नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मौसम संबंधी सभी घटनाएँ वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो जैसे कि हमें पता है जो भी हमारे मतलब हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं या मतलब बारिश वगैरह होती है, तो ये सारी जो भी घटनाएँ हैं वो हमारी क्षोभमंडल में होती हैं, जहाँ मतलब 16 किलोमीटर इसकी हाइट रहती है, 0 से 16 किलोमीटर तक, है ना? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओज़ोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जैसे कि हमें पता है हमारा जो समताप मंडल है, जिसमें कि मतलब टेम्परेचर लगभग समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। ये हमारी जो ओज़ोन गैस है, जिसे O3 भी रिप्रेज़ेंट्स करते हैं, है ना? ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो जैसे कि हमें पता होगा, जो भी हमारे आकाश मतलब जो सौरमंडल है या पूरा ब्रह्मांड है, वहाँ से छोटे-छोटे उल्कापिंड मतलब कुछ इतने बड़े, कुछ मतलब सेंटीमीटर साइज़ में या किलोमीटर साइज़ में, ज़रूरी नहीं है कि हमारे मन में अगर उल्कापिंड आता है, तो उसका मतलब यही है कि बहुत बड़ा एक मतलब उपग्रह टाइप का हमारे पृथ्वी से आके टकराने वाला है। बहुत सारे छोटे-छोटे उपग्रह होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में एक दीवार टाइप से पाई जाती है। मतलब दीवार क्या है, वो एक तरह से सर्कल पाया जाता है, वहाँ छोटे-छोटे उपग्रह मतलब परिक्रमा करते रहते हैं सूरज की ना, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मंगल ग्रह को क्रॉस करते हुए हमारी पृथ्वी तक आ जाते हैं, पृथ्वी तक टकराने की मतलब पृथ्वी तक ज़मीन पे आने से पहले वो हमारा जो मध्यमंडल रहता है ना, इसमें आके वो टकरा के मतलब नष्ट हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न अगला सवाल देख लेते हैं हम। संचार व्यवस्था वायुमंडल की किस परत के कारण संभव है? जो भी हमारी संचार व्यवस्था है, जैसे सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, जैसे आके आपको पता है जो हमारा सबसे आखिरी मंडल है, आयनमंडल कहलाता है। इसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के मतलब उनमें एनर्जी दी हुई है, मतलब एनर्जी स्थापित है, दी क्या हुई है, मतलब पहले से ब्रह्मांड जब बना है उसी से समय से, है ना? पृथ्वी की संरचना के समय से। तो जो हमारी संचार व्यवस्था है, जिसमें सैटेलाइट वगैरह हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे, 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पे रहते हैं ना, 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई तक सैटेलाइट हमारे छोड़े जाते हैं, जो भी पृथ्वी का चक्कर वगैरह काटते हैं, ठीक है? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयनमंडल। अगला सवाल देख लेते हैं। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की सामान्य दर क्या है? तो जो हमारा 1 किलोमीटर अगर हम क्षोभमंडल यानी जो मैंने बताया था अभी 0 से 16, जो हमारा 1 किलोमीटर जब हम चले जाते हैं, यानी कि 1000 मीटर जब चले जाते हैं, तो उसमें 6.5 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है ना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे-जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएँगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सूरज के पास जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है मतलब बीच में स्पेस पड़ता है और स्पेस में हमेशा जो टेम्परेचर वगैरह है, चूँकि वहाँ सूरज की रोशनी रुक नहीं पाती है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर कम होता है ना, अपेक्षाकृत पृथ्वी की सतह की तुलना में। तो जो हमारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कम होता जाता है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किसी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाला विकिरण जो भाग वापस परावर्तित हो जाता है ना, किसी वस्तु की सतह पे यानी जैसे मान के चलिए अगर किसी ज़मीन पे या कहीं भी वस्तु के विकिरण पड़ती है, नहीं किरण अगर पड़ के जो परावर्तित हो जाती है। हमने परावर्तन बहुत पहले पढ़ा होगा, इसको एल्बिडो कहते हैं, जो जो परावर्तित हिस्सा रहता है, मतलब जैसे कोई विकिरण आई और परावर्तित होके वापस पलट गई। चूँकि पूरी तो जाएगी नहीं, क्योंकि कुछ टकराने में भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मतलब ये बहुत डीप चीज़ें हैं। इसका ऑप्शन आप याद रखिए, एल्बिडो कहते हैं इसे, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं।
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये डोल्ड्रम्स कहते हैं इसे। भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायु पेटी, यानी कि आपको पता है पृथ्वी हमारी गोल है, बीच में एक अगर भूमध्य रेखा है, देखते हैं इसमें अगर सर्कल आया था, नहीं ठीक है। जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूरज की मतलब सीधे-सीधे लंबवत पड़ता है ना, तो जब सूरज यहाँ पड़ता है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैसें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, क्योंकि उनका आयतन कम हो जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, मतलब गैसें वायुमंडल में ऊपर मतलब सतह से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो वहाँ एक ज़ीरो मतलब निम्न दबाव हो जाता है। तो उसमें बाहर से गैसें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जिसे मतलब जो निम्न दबाव का जो क्षेत्र बन जाता है, उसे डोल्ड्रम्स कहा जाता है, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होने वाली पक्षियों, पवनों को क्या कहा जाता है ना? गृहस्थी चालीसा कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चिनूक नामक गर्म स्थानीय पवन कहाँ प्रभावित होती हैं? तो जो हमारा अमेरिका में मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे आप ये कमेंट करके बताइए, अमेरिका में मतलब रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है? अब तो चलो मैंने बता ही दिया, तो ये जो रॉकी पर्वत है, जो अमेरिका में पाया जाता है। और चलिए आप दक्षिण अमेरिका का बताइए, दक्षिण अमेरिका में कौन-सी पर्वत श्रृंखला है ना? तो ये रॉकी पर्वत की जो पूर्वी ढाल है, यानी कि जो अटलांटिक महासागर वाली, वहाँ पे जो पूर्वी ढाल है, वहाँ चिनूक नामक ये गर्म स्थानीय पवनें हैं, जो वहाँ पे बहती हैं, ठीक है? मतलब एक तरह से गैसें हर जगह हैं, मतलब पवनें या जो भी मतलब गैसें हैं, मतलब गर्म हवाएँ हैं, ठंडी हवाएँ हैं, वो हर जगह होती हैं, बस उनको स्थानीय नाम दे दिए गए हैं। तो ये चिनूक है, वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाई जाती है, ठीक है? अगला सवाल देखें, सिरोक स्थानीय पवन की प्रकृति कैसी है? तो ये गर्म होती है, ठीक है? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उत्तरी भारत व पाकिस्तान में गर्मियों में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो आपने गाँव देहात में सुना होगा, लू कहते हैं, और इसको कहीं-कहीं इसका जो मतलब जो दूसरा शब्द है वो लपट कहते हैं ना, आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मतलब जो अपना उत्तर भारत में उसमें लपट या जो शुद्ध वर्ड है वो लू, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा ना, तो इसे लू कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। विलजार्ड स्थानीय पवन की प्रकृति कैसी है? जी ठीक है, विलजार्ड या विलजार्ड्स कह सकते हैं इसे, मतलब ये विल होगा, गलत टाइप हो गया। विलजार्ड्स की स्थानीय प्रवृत्ति तो ठंडी होती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप। अगला सवाल देख लेते हैं। हरमट्टन नामक गर्म हवा कहाँ प्रवाहित होती है? तो जो हमारा सहारा रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, ये कहाँ पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। जो हमारा सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इस जो हरमट्टन नामक गर्म हवा है, ये सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है, विक्षेपित हो जाती हैं। तो जो हम पढ़ रहे थे, जो बीच में मतलब जो विषुवत रेखा है, यानी भूमध्य रेखा पे गर्म गैसों की वजह से ऊपर उड़ जाता है, तो आसपास की जो हवाएं होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ती है ना, तो ये जो बल है ये कोरियोलिस बल कहलाता है। मतलब जो ये जो पवनें हैं, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध मतलब सॉरी विषुवत रेखा के बगल वाली, मतलब जो हमारा जैसे बीच की पृथ्वी ये हो गई, और यहाँ की जो गर्म गैस है इस तरफ मुड़ती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध वाली हैं वो दाहिनी तरफ मुड़ेंगी इधर की तरफ, और जो दक्षिणी गोलार्ध वाली हैं वो बाईं तरफ मुड़ेंगे ना। ये याद रखिए इनको, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोरि तो जो बल जो लगता है वो कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोरा नामक ठंडी पवन कहाँ पाई जाती है? तो जो एड्रियाटिक सागर है, इसके पूर्वी तट पर ये बोरा नामक ठंडी पवन पाई जाती है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाओं की दिशा कैसी होती है? आपने गांव देहात में भी देखे होंगे, वैसे भी जो समुद्र में चक्रवात आते हैं, उनकी जो दिशा है उस घड़ियों की सुइयों के विपरीत होती है ना, आपने देखा होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रति चक्रवात में के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो आपको पता है जो चक्रवात होता है वो सेंटर में मतलब उसमें जो हवा की रफ्तार है वो कम होती है, मतलब एक तरह से पहिया मान के चलिए, गोल घुमाएंगे तो बीच में जो हिस्सा घूम रहा होगा वो थोड़ा कम स्पीड में दिखाई देगा, और बाहर का हिस्सा जो बड़ा होगा वो ज़्यादा स्पीड में होगा, क्योंकि हम उस बाहर वाले हिस्से को चक्कर बराबर पूरा करना रहता है। ठीक है, तो जो जहाँ मतलब गति कम हो जाती है वहाँ दाब बढ़ जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। तो जो चक्रवात केंद्र में जहाँ गति कम होती है हवा की, ठीक है, तो वहाँ पे उच्च दाब होता है, और जहाँ मतलब बाहर की साइड में गति ज़्यादा होती है तो वहाँ पे दाब कम हो जाता है। ठीक है, 18वीं का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किस प्रकार के मेघ साफ मौसम के सूचक होते हैं? तो आपने देखा होगा जो सफ़ेद बादल हमें दिखाई जाते हैं, जिनमें कि मतलब सूरज मतलब परावर्तित होता है एक तरह से, जिन्हें पच्छा वेव कहते हैं, ठीक है? पच्छा मेघ कहते हैं उन्हें।
तो जो बादल होते हैं वो एक तरह से सफ़ेद-सफ़ेद दिखाई देते हैं। आपने बरसात के मतलब बरसात जब खत्म हो जाती है लगभग सितंबर लास्ट या अक्टूबर के महीने में देखा होगा, बहुत ऊँचाई पे बादल दिखाई देते हैं सफ़ेद कलर के ना, उन्हें पक्षावेव कहते हैं, ठीक है? तो ये साफ मौसम हमें पता ही समझ में आ ही जाता है कि आज बारिश नहीं होगी, बहुत ऊँचे और सफ़ेद बादल हैं, ठीक है? जिनमें मतलब सूरज की रोशनी भी रहती है, सूरज की रोशनी पार होती है, तो मतलब अच्छे से लाइट रहता है, ऐसा नहीं जो जब बारिश का मौसम होता है, जो घने बादल आ जाते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है, जब उसमें संभावना बन जाती है कि हाँ, बारिश होने वाली है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। सर्वाधिक ऊँचाई वाले बादल जो मोतियों की माला के समान दिखाई देते हैं, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देते हैं, उनको पक्षा मेघी कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहेंगे? तो ये तो सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है? मतलब चूँकि एक-दूसरे के सापेक्ष है, तो इसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। आर्द्रता युक्त ये ओ और ओरोग्राफिक वर्ड है या आर्द्रता युक्त है ना, नमी युक्त। शुद्ध हिंदी में नमी युक्त कहेंगे इसे। नमी युक्त पवन के मार्ग में पर्वत आने पर वायु के ऊपर उठ के ठंडे हो जाने के कारण, जैसे अभी हमने क्षोभ मंडल में पढ़ा था, जैसे-जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है? डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, है ना? ये कम हो जाता है, माइनस होता जाता है। तो जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे तो बादल ठंडे हो जाते हैं, यानी पवनों के साथ जब ऊपर उठते हैं बादल, तो वो ठंडे होते जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे ज़ाहिर-सी बात है, पर्वतों से टकरा के हो रही है तो इसे पर्वतीय वर्षा कहेंगे, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। जिस तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? तो ये उषांक बिंदु कहलाता है, जबकि वायु मतलब एकदम से ठंडी हो जाती है, संतृप्त हो जाती है एक तरह से, तो उसे मतलब बारिश होने लायक हो जाती है। जैसे ही उसमें मतलब ठंडी हो गई और बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो उषांक बिंदु कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। जब 2 तापाग्र स्थिर हो जाएँ, यहाँ गलत लिखा है तापाए स्थितियाँ, तापाग्र स्थित हो जाएँ और ठंडी व गर्म वायु राशियाँ समानांतर हो जाएँ, मतलब एक-दूसरे के बराबर आ जाएँ, तो उसे क्या कहते हैं? इसे स्थायी वाताग्र कहते हैं, ठीक है? इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाना घास का मैदान, ये हमारे घास के मैदान जो देशों में अन्य-अन्य देशों में पाए जाते हैं महाद्वीपों में, उनके बारे में सवाल है। जो हमारे सवाना घास के मैदान हैं, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो अफ्रीका का पूर्वी किनारा है, यानी कि जो हमारा सॉरी हिंद महासागर से सटा हुआ किनारा है, जिसमें कि जो नील नदी है, मतलब उस साइड जो पूर्वी किनारा है, आप समझ पा रहे होंगे, जो भारत की साइड वाला किनारा होगा अफ्रीका महाद्वीप का, है ना? तो उसके जो मतलब पूर्वी हिस्से में सवाना जो मतलब एक तरह से घास के मैदान पाए जाते हैं हर महाद्वीप, हर देश में। तो जहाँ पाए जाते हैं उनमें लोकल नाम दे दिए जाते हैं, तो इनको सवाना कहते हैं, ठीक है? सवाना घास के मैदान। पाए तो हर ज मतलब हैं तो घास के मैदान ही हर जगह पाए जाते होंगे। जो यहाँ पाए जाते हैं उनको मतलब स्पेशल कुछ नहीं है, बस जो घास के नाम हैं, मतलब आप ये समझिए हर जगह घास के मैदान हैं। जहाँ पाए जाते हैं वहाँ लोकल लोग कुछ न कुछ नाम दे देते हैं उसे और उसी नाम से वो फ़ेमस हो जाते हैं। तो ये सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। प्रेयरी शीतोष्ण घास के वो मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ठंडे रहते हैं और अफ्रीका में तो बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि वो गर्म देश है। जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे प्रेयरी घास के मैदान कहते हैं ना। ये जो घास के मैदान हैं वो अमेरिका में काफ़ी मतलब पशुओं के चारा के उपयोग में एक ही व्यक्ति मतलब बहुत सारे पशुओं को एक साथ चारा ले जाता है, वो इन्हीं घास के मैदान में चराने आता है, ठीक है? नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेसिकली दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अब इसमें ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका नहीं दिया है, उनके देश दिए हुए हैं ना, उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये तीनों ही देश दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, तो इनमें पाए जाएँगे। अगर ये नहीं ऑप्शन होगा तो सीधा-सीधा दक्षिणी अमेरिका लिखा हुआ है ना, दक्षिणी अमेरिका। इसमें पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अमेरिका, है ना? इसमें पाए जाने वाले घास के मैदानों को पम्पास घास के मैदान कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं हमारा ती 28वां। बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये अब जनजाति से रिलेटेड सवाल है। तो ये बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। या आपने सुना होगा कालाहारी मरुस्थल के बारे में। वहाँ जो पाई जाने वाली जनजाति है उसे बुशमैन कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल देख लें। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कैसा है? तो जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, मतलब आइसक्रीम से रिलेटेड वर्ड है, आप याद रख सकते हैं। तो आइसक्रीम हमेशा ठंड में पाई जाती है। तो जो अलास्का से लेके ग्रीनलैंड तक का जो टुंड्रा प्रदेश है, जिसमें मतलब कनाडा के भी कुछ टापू-वापू आते हैं, वहाँ पे ठंडा मतलब ठंडक बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ठीक है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसका अगला सवाल देख लेते हैं। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? ये माओरी न्यूज़ीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को माओरी जनजाति कहते हैं।
ठीक है? वहाँ पे पाई जाती है। मतलब न्यूज़ीलैंड में सारी जनजाति माओरी नाम से नहीं होंगी, पर जो प्रमुख जनजाति पाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ भील, गोंड है, इस तरीके से वहाँ न्यूज़ीलैंड में जनजाति पाई जाती है, उसमें माओरी नाम आता है ना? अगला सवाल देख लेते हैं, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारा कांगो बेसिन है, कांगो गणराज्य, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब अयस्क के बारे में, कहाँ कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो लौह अयस्क के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, वो चीन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? मतलब हो सकता है पाया कहीं और भी जा रहा हो ज़्यादा, ये उत्पादक राज्य हैं, मतलब ये प्रोडक्शन बना के देते हैं। मतलब पाया जाना अलग बात होती है कि वहाँ खनिज के तौर पे मतलब ज़मीन में है, और बाकी प्रोडक्शन करके, मतलब उसको निकाल के प्रोडक्शन करके बाहर जो बेच पा रहे हैं उसे, या यूज़ कर पा रहे हैं प्रोडक्शन, मतलब वो तो फिर निर्यात हो जाएगा। वो अलग चीज़ होगी कि सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो उसमें चीन और ऑस्ट्रेलिया का नाम है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी अ, स्टील के लिए प्रसिद्ध है, मतलब लोह इस्पात उद्योग के लिए। ये अमेरिका में पाया जाता है, मतलब पाया क्या जाता है, अमेरिका का एक सिटी है पिट्सबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला सवाल देख लेते हैं, मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध डेट्राइट किस देश में है? तो ये भी यूएसए का ही एक सिटी है, डेट्राइट, है ना, या उस क्षेत्र का नाम है जहाँ पे मोटर कार का उद्योग लगे मतलब उद्योग लगे हुए हैं एक तरह से वहाँ, मतलब इन्वायरमेंट बन जाता है उसी कंपनी के लिए, ठीक है, उस टाइप की कंपनियों के लिए। तो अगला सवाल देख लेते हैं हमारा, तांबा उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? तो जो तांबा है वो मेक्सिको और पेरू राज्य, पेरू जो राष्ट्र हैं, इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना। अगला सवाल देख लेते हैं, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जैसे कि आपको पता है, मैनचेस्टर, हमें भारत में भी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए होमवर्क है ना। और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर ब्रिटेन में है। तो आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो, आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गई है, और इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे भारत की पढ़ना, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं उन्हें लगाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिसके माध्यम से आपको जो भी वीडियो वगैरह है वो आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एक दूसरे के साथ, ताकि उनका भी मतलब रिवीजन हो सके। आप देखते जा रहे हो कंपटीशन कितना हाई हो गया है, यूपीएसआई की लिटरली 92.5% लगभग लिस्ट गई है ना, लगभग क्या कहेंगे, मतलब 369.85 कुछ है, तो मान के चलिए 92.5%, और ये अभी डीवीपीएसटी के लिए है ना। और इसके बाद हो सकता है अभी, मतलब कम से कम अगर 2.5% भी और बढ़ गई तो 95% फाइनल मेरिट जाएगी हमारी ज्वाइनिंग के लिए ना, क्योंकि 12 अभी अभी 12,333 लोग हैं, और इसमें से आपको भी पता है फिजिकल में मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे तो 333 फेल होंगे, जितना मेरा अनुमान है, क्योंकि 5 किलोमीटर 4800 मीटर की रनिंग है, और 24 मिनट टाइम, 27 मिनट 28 मिनट टाइम रहता है, सॉरी 24 मिनट तो जी एसएससी का है, 28 मिनट टाइम रहता है 4800 मीटर की रनिंग के लिए ना। तो ये लगभग लगभग सभी पास कर लेंगे, मैक्सिमम 333 लोग फेल हो पाएंगे, जितना मेरा अनुमान है। तो 12,000 में से जो, मतलब 2.5% तो लिस्ट बढ़ी जाएगी अभी, है ना। तो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए कंपटीशन अपना, मतलब लेवल अपना बढ़ाते रहें, तैयारी अपनी करते रहें। तैयारी के साथ-साथ अब चूँकि 20-25 दिन बचे हैं, तो अब रिवीज़न भी साथ-साथ करते रहें, और जो भी आपका सब्जेक्ट है रिवीज़न में, अगर आपको लग रहा है या आप कहीं से भी सवाल लग रहे हैं या मेरे साथ पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट आपको लग रहा है कम है, अभी 20-25 दिन बहुत समय बाकी है, उस चैप्टर को 1 घंटा, डेढ़ घंटा बैठ के शांति से पढ़ लीजिए, और उसमें जो भी आपके मतलब टॉपिक छूटे होंगे ना, वो आपके सारे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस टॉपिक के बाद, ज्योग्राफी के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे? कुछ बच्चों की कमेंट आ रही है, मैथ के रिगार्डिंग उनकी कमेंट आ रही है। मैथ चूँकि मतलब बोर्ड पे पढ़ाना बेटर रहता है, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा हो उसमें। तो आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और जो भी आप कमेंट करके टॉपिक बताएँगे, फ्री में अगर लगेगा तो मैं प्रयास कर लूँगा इसी टैब के माध्यम से पढ़ाना आपको, मतलब टैब के माध्यम से मैथ पढ़ाने के प्रयास कर लूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।